मित्रों सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिशा कंप्यूटर क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। हम लोग भैया पढ़ रहे हैं, ये यूपी पेट की स्पेशल क्लास है। अर्थात यूपी पेट में अर्थव्यवस्था को लेकर के जो टॉपिक तैयार किए गए हैं उनको आधार मानते हुए ये एक श्रृंखला तैयार की गई है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न होंगे जो आपके यूपी पेट में पूछे जा सकते हैं, उनके लिए ये कार्य किया गया। चलिए हम अपनी श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं भैया। पहला प्रश्न प्रकार से बताया गया है कि गांधीवादी योजना कब शुरू हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गांधीवादी योजना है ये 1945 में श्रीमन नारायण द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। इसमें सहकारी कृषि तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। आपको ध्यान रखना है कि ये जो योजनाएं बताई जा रही हैं, गांधीवादी जो योजना है ये आज़ादी के पूर्व की योजना मानी जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भैया। अगला प्रश्न बताया गया है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अर्थात अगर देखते हैं तो विकास के आधार पर भारत जो है वो विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आता है, और सामान्यतः अगर देखते हैं अर्थव्यवस्था की प्रगति के आधार पर तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, और नेहरू जी चाहते थे कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भैया ध्यान रखना है कि योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, और योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका सबसे प्रमुख कार्य होता है कि यह पंचवर्षीय योजनाओं के संचालन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। वर्तमान समय इसका नाम हो गया है नीति आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो भैया ध्यान रखना है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये योजना आयोग के द्वारा शुरू हुई थी, और यह 1951 से 1956 के मध्य में चली थी। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 इसकी अवधि थी, और यह योजना हैरोडोन मॉडल पर आधारित थी। भैया इसमें कृषि पर सर्वाधिक जोर दिया गया। इसके साथ साथ अन्य जो आधारभूत औद्योगिकरण या कह सकते हैं कि कृषि का विकास ही इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो भैया ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना केसी नियोगी समिति की संस्तुति पर 6 अगस्त 1952 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कार्य होता है पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन करना। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे असफल पंचवर्षीय योजना किसे कहा गया है। भैया ध्यान रखना है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी सबसे असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है, जिसकी अवधि 1961 से लेकर के 1966 तक मानी जाती है। भैया इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये बताई गई थी कि सबसे अगर देखा जाए तो 1962 में भारत चीन युद्ध हो जाता है, 1965 में भारत पाक युद्ध हो जाता है। इसी समय क्या होता है कि भीषण अकाल पड़ जाता है, जिस कारण यह पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से फ्लॉप साबित होती है, और उसमें सरकार को सबसे ज़्यादा घाटा उठाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि अनवरत योजना कब प्रारंभ हुई थी। भैया ध्यान रखना है कि जो अनवरत योजना प्रारंभ हुई थी ये जनता पार्टी की सरकार के द्वारा प्रारंभ हुई थी, और 1978 से 1980 की अवधि मानी जाती है। जब इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था उसके फलस्वरूप क्या होता है कि वो सत्ता में चुनाव हार जाती है इस प्रकार से। जो मोरारजी देसाई होते हैं उनकी पार्टी को बहुमत मिलता है और वो सत्ता में आ जाते हैं, और वो करते क्या है कि वो जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना उसे समाप्त कर देते हैं, और उसके स्थान पर अनावरत योजना या रोलिंग प्लान लाते हैं। इस योजना का उत्पादन गुरुनानक मंडल ने किया था, और इसे जब लागू किया गया था तो इस समय योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो डी.टी. लकड़ावाला थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई। तो भैया ध्यान रखेंगे यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण माना जाता है। जो उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी ये 1991 में प्रारंभ हुई थी। इस समय जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है कि एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण। इसके माध्यम से क्या होता है कि भारत में व्यापार करने की जो गति हो जाती है बहुत तीव्र हो जाती है, और इसी समय 1991 से भारतीय अर्थव्यवस्था एक नए क्षेत्र की ओर प्रवेश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी अगला प्रश्न ये बताया गया है कि इस पंचवर्षीय योजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य था कृषि का विकास करना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि के विकास को सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना गया। उसके बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो उसमें भारी औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। उसके बाद में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है उसमें भी कृषि विकास की ही बात प्रस्तुत की जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने इस प्रश्नों को देखते हैं। जी अगला जो प्रश्न बताया गया है कि नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है। तो भैया ध्यान रखेंगे जो नाबार्ड का संबंध है यहाँ कृषि क्षेत्र से है। नाबार्ड कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसे कहा जा सकता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसका पूरा नाम है। 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। वर्तमान समय में गोविंद राजुलू चिंताला इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग एक ऐसी संस्था है। तो भैया ध्यान रखेंगे जो नीति आयोग है यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, अर्थात जो
आपका योजना आयोग था, ये भी गैर संवैधानिक संस्था थी। उसी प्रकार से जो नीति आयोग है, ये भी गैर संवैधानिक संस्था है। कैबिनेट की सिफारिश पर इसे लागू किया गया है। इसका संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है। 1 जनवरी 2015 को भारत में जो योजना चल रहा था उसे समाप्त कर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने इसके स्थान पर नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अगर देखें प्रमुख अंतर क्या है नीति आयोग और योजना आयोग में, तो भैया अंतर ये माना जाता है कि इसमें सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की बात की गई है और इसमें 5, 12, 18, 28 प्रकार से एज की दरें निर्धारित की गई हैं। और इससे पहले जो योजना आयोग था उसमें केंद्रीय शासन का प्रभुत्व था और इसमें क्या है कि राज्यों या सहकारी संघवाद का भी कह सकते हैं कि इसमें योगदान माना जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भैया हरित क्रांति का जो संबंध है ये कर से संबंध है इसका। और विश्व में जो हरित क्रांति है इसके जो जनक माने जाते हैं वो नॉर्मली बोरलॉग माने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और उन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। और हरित क्रांति शब्द का जो जनक है, शब्द के जनक भैया विलियम गॉड हैं। और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो जो MS स्वामीनाथन जी थे, उन्होंने भारत में हरित क्रांति का कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत की थी। 1966 के आसपास इसका आगमन होता है और सबसे ज़्यादा जो इसका लाभ मिलता है भैया वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब को मिलता है। और गेहूं में सबसे ज़्यादा इसको फ़ायदा मिलता है। और इसी समय क्या होता है कि भारत में फ्लेरिस माइनर, जिसे गेहूं का मामा कहते हैं, जैसा गेहूं का रोग भी आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड के जनक किसे कहा जाता है भैया। तो जो ऑपरेशन फ्लड है इसका जो जनक कहा जाता है वो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगर देखें तो प्रमुख रूप से यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। वर्तमान समय में 4 ऑपरेशन फ्लड जो हैं वो सुचारू रूप से संचालित हो चुके हैं, उनको हम सफल कह सकते हैं। और इससे क्या हुआ कि इसके माध्यम से अमूल की स्थापना भी भारत में हुई है। और जब से ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चला है तब से भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी हो गया है। भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी देश है। और अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी भारत के सभी राज्यों में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य माना जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि भारत में GST कब लागू हुई थी। तो ये ध्यान रखेंगे, जो GST लागू हुई थी ये 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू कर दी गई थी। GST का जो पूरा नाम है इसको हम कह सकते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका पूरा नाम माना जाता है। इससे पहले भारत में भैया बहुत से कर चलते थे और इन करों को लेकर के बड़ी समस्या, जो करदाता होते थे उनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि सरकार ने इसे समाप्त कर दिया और इसके जो अन्य कर थे सभी करों को समाप्त करके इसके स्थान पर GST लागू कर दिया। यह एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली जिसमें केंद्र और सरकारी वस्तुओं एवं सेवाओं पर विभिन्न चरणों में लगाए जाने वाले करों को समाप्त कर एक कर लगाने की व्यवस्था की गई है। और 121वां संविधान संशोधन विधेयक पारित होने पर इसे 1 जुलाई 2017 को देश में लागू कर दिया गया था। और क्रम में यह 101वां संविधान संशोधन माना जाता है। इसमें अगर देखें तो प्रमुख रूप से 246, 269, 269A, 268, 270 ये GST से संबंधित अनुच्छेद माने जाते हैं। इसके साथ साथ भैया इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व, वित्त सचिव, ये वित्त सदस्य पदेन अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय मंत्री हो गए, पदेन अध्यक्ष हो गए। सभी राज्यों के वित्त मंत्री अथवा राज्यों के नामित अन्य मंत्री भी इसमें होती हैं। इस प्रकार से ये एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि RBI की स्थापना कब हुई। तो भैया ध्यान रखना है कि RBI क्या है, भारत का एक केंद्रीय बैंक है। और इसके फलस्वरूप अगर बात करते हैं जी, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और जो ये केंद्रीय बैंक अधिनियम 1935 आया था उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। और केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए भैया 1925 में हिल्टन यंग कमेटी की स्थापना हुई थी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि RBI का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। वर्तमान समय में जो शक्तिकांत दास हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, या कह सकते हैं कि इसके जो प्रबंध महानिदेशक माने जाते हैं। और RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। मुद्रा के निर्गमन हो गया, यानी सभी बैंकों के कह सकते हैं कि उनको लाइसेंस देना या अन्य बैंकों का लाइसेंस रद्द करना, बैंकों के विलय की प्रक्रिया और जो मौद्रिक नीति है ये सब RBI के द्वारा ही जारी की जाती है। और भारत में भी मुद्रा का जो निगमन का कार्य है वो RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि मानव विकास सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया गया जाता है। वही ध्यान रखेंगे, जो मानव विकास सूचकांक है यह जो UNDP है, या कह सकते हैं यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और मानव विकास सूचकांक है भैया, इसे 1990-91 के आसपास महबूब अल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर सेन ने मिलकर के इसे खोजा था। और इसमें अगर देखते हैं वर्तमान समय में जो 2020 का मानव विकास सूचकांक आया है, इसमें भैया भारत को जो रैंक मिली है वो 131वीं मिली है। इससे पहले जो 2019 में आया था उसमें भारत को 129वीं रैंक मिली था। 2 पायदान भारत खिसक गया है और नॉर्वे को इसमें पहला पायदान मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भैया प्रश्न इस प्रकार से बताया गया है कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1969 में भैया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी पूंजी लगभग 250 करोड़ के आसपास थी। और आगे चल करके हम बात करते हैं कि 1980 में क्या होता है कि भारत में लगभग 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, जिनकी पूंजी लगभग कह सकते हैं कि 500 करोड़ के आसपास थी। और आपको ये भी बिंदु ध्यान रखना है
कि वर्तमान समय में जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनकी संख्या 12 है, क्योंकि अभी हाल ही में 2017 में कई बैंकों का विलय कर दिया गया था सरकार से। 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रकार से बताया गया है कि जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था। तो अभी इस पर चर्चा हुई थी। जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में लगभग 1954 में लागू हुआ था। आगे देखते हैं भैया, अगला प्रश्न ये बताया गया है कि अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अब तक की जो सबसे सफल पंचवर्षीय योजना है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना को अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है। इसकी अवधि भैया 1992 से लेकर के 1997 मानी जाती है, क्योंकि इससे पहले भी आपको बताया गया था कि एलपीजी मॉडल लागू हो चुका था। और इसके पश्चात क्या होता है कि सामान्यतः कह सकते हैं कि इसमें जो दर निर्धारित की गई थी उस दर से इसमें अधिक की प्राप्ति होती है। और पीएम रोजगार योजना भी इसी में शुरू होती है, रोजगार बीमा योजना इसमें शुरू होती है। और यह जो थी भैया सबसे सफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। इसमें इंटरनेट की शुरुआत होती है, एमडीएम की शुरुआत होती है। इस प्रकार से बहुत सी योजनाएं इस पंचवर्षीय योजना में संपन्न हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बताया गया है कि पंचवर्षीय योजनाओं पर अंतिम अनुमोदन कौन करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पंचवर्षीय योजनाओं पर जो अंतिम अनुमोदन का कार्य करता है ये राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अभी इसके बात की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक गैर सांविधिक संस्था है, या इसे एक कह सकते हैं कि गैर सांविधिक निकाय भी इसे कहा जा सकता है। तो आज हम लोगों ने देखा अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। मैं ऐसा करता हूँ कि यूपी टेट की परीक्षा में ये प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे कि भैया जो ये श्रृंखला है ये यूपी पेट में जो टॉपिक हैं अर्थव्यवस्था के उनको आधार मानते हुए इन्हें तैयार किया गया है। और आने वाले समय में भी हमारी संस्था के द्वारा विभिन्न प्रकार के वीडियो तैयार किए जा रहे हैं। अगर आपको भैया वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम अपने वीडियो के प्रति अन्य मेहनत कर सकें, वो आपको अच्छा डाटा प्रदान कर सकें। धन्यवाद।